ये कहानी है 10 रिंग्स की, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसको पहनने वाला इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये रिंग्स जिस आदमी को मिली उसने सिर्फ और सिर्फ पावर चाहा। उसने एक सेना बनाई जिसका नाम 10 रिंग्स रखा। 10 रिंग्स ने हजारों सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा और पावर की चक्कर में दुनिया भर में तबाही मचाई। इस आदमी का असली नाम वेन वू है, लेकिन उसे कई सालों के दौरान कई अलग अलग नामों से बुलाया गया और उसका असली नाम कोई नहीं जानता और न ही कोई ये जानता है उस आदमी के पास वो रिंग्स कहाँ से आई। और जो जानता भी होगा वो मर चुका होगा, क्योंकि उस रिंग को पहनने वाला आदमी हजारों साल की उम्र का हो गया था और उसकी जितनी उम्र का आदमी जिंदा तो होगा नहीं कि उसके किस्से सुना सके। वो आदमी पावर की तलाश में एक ऐसे गांव में जा पहुंचता है जहां के लोगों को ड्रैगन के आशीर्वाद से जादुई शक्ति मिली थी, ताकि वो अपने गांव में छुपे एक ताकतवर चीज की रक्षा कर सके। वो चीज क्या थी ये हम आगे की कहानी में देखेंगे। उस गाँव का नाम तालो है और वो एक अदृश्य गाँव है, यानी कि इनविजिबल है। वो मैप पे भी नहीं दिखता और ना ही उस गांव में जाने का कोई रास्ता है, और जो रास्ता है भी वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गांव की रक्षा उसके आसपास के जंगल करते हैं। इसलिए वहाँ किसी साधारण इंसान का जाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। 10 रिंग्स का मालिक कुछ आदमियों के साथ वहाँ जाने लगता है। जैसे ही 10 रिंग्स की टीम आगे बढ़ती है, उस जंगल के रास्ते बंद होने लगते हैं। उस जंगल में सारे पेड़ रास्तों को बंद करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारे आदमी मारे जाते हैं। बस बचता है वो आदमी जिसके हाथ में 10 रिंग्स थे, क्योंकि वो 10 रिंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। उस आदमी को जंगल में एक लड़की मिलती है जिसे वो तालो जाने का रास्ता पूछता है। वो कहती है कि तालो गांव में तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। वो आदमी कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर वो लड़की उसे दिखाती है कि वो कौन है और क्या कर सकती है। वो लड़की तालो गाँव की सबसे पावरफुल लड़की थी, जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ थी। पूरे गाँव में बस वही थी जो 10 रिंग्स का सामना कर सकती थी। उन दोनों के बीच में बहुत मस्त फाइटिंग होती है और 10 रिंग्स उस लड़की की फाइटिंग स्किल से इतना इम्प्रेस हो जाता है, वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे हरा नहीं पाता और वो लड़की अपनी पावर से 10 रिंग्स को कंट्रोल कर लेती है और उस आदमी को उठाकर दूर कहीं कीचड़ में फेंक देती है। बस फिर क्या था, वेन वू वहाँ पे इम्प्रेस हो जाता है और उस लड़की को भी वेन वू से प्यार हो जाता है, जबकि वो कभी भी किसी बुरे इंसान के साथ प्यार नहीं करने वाली थी, क्योंकि वो बहुत ही सच्ची और ईमानदार लड़की थी। वेन वू उसके प्यार के लिए सारे बुरे कामों को छोड़ देता है, यहाँ तक वो रिंग्स भी उतार कर रख देता है। तालों के लोग वेन वू को तालों में नहीं रहने देते और अगर वो लड़की तालों से दूर गई तो उसके पास कोई भी शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ तालों की रक्षा करने के लिए ही मिली है और तालों के जंगलों तक ही काम करेगी। फिर भी वो लड़की वेन वू के लिए अपनी सारी शक्तियों की कुर्बानी दे देती है और वेन वू के साथ शादी करके एक नॉर्मल लाइफ बिताने लगती है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिसके साथ वो बहुत ही खुश होती है। वेन वू भी अब अपनी पुरानी जिंदगी को भुला चुका था, जो लगभग 1000 साल की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस लड़की के बेटे को, जिसका नाम सेंगची था। वो अब बड़ा हो चुका है, इसका मतलब कहानी अब सालों बाद शिफ्ट हो गई है। सेंगची सोकर उठता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिस पर ड्रैगन का लोगो बना था। वो लेटर उसकी बहन ने भेजा था। उसके बाद वो तैयार होकर अपनी जॉब पर जाता है। सेंगची कार पार्किंग की जॉब करता है और उसने अपना नाम सेंगची से बदलकर शॉन कर लिया है। शॉन की एक दोस्त है जिसका नाम केडी है। वो बहुत ही बातूनी और चंचल मिजाज की है। केथी उस कार को देखते ही उस कार में घूमने की जिद करने लगती है। वो कह रही है कि धीरे चलाएगी, लेकिन फिर भी बहुत ही स्पीड में भगा जाती है। सेंगची और केथी अपने दोस्तों से बैठकर पुरानी बातें करते हैं कि उन्होंने कॉलेज में कितनी मस्ती की थी। केथी और सेंगची 10 साल से दोस्त हैं और दोनों बहुत ही अच्छे गहरे पुराने दोस्त हैं। वहाँ से जाने के बाद दोनों केराओके में गाना गाते हैं, फिर पार्टी करके सो जाते हैं। सुबह फिर से सेंगची केथी को पिक करने केथी के घर जाता है। केथी की बहुत क्यूट फैमिली होती है, उसकी एक दादी भी होती है। केथी की मॉम उसके जॉब से खुश नहीं होती, क्योंकि वो लोग चाइना से हैं और अमेरिका में रहते हैं। उसकी माँ कहती है कि इतनी दूर आने के बाद भी कार पार्किंग जैसी जॉब क्यों करना, तुम अपने लिए कोई न्यू जॉब देखो। केथी कहती है कि मुझे ये बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं यही काम करूँगी। जाने से पहले केथी की दादी सेंगची से पूछती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। सेंगची कहता है कि क्या दादी, हम दोनों तो बस दोस्त हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोनों बस में जा रहे होते हैं और बस में एक आदमी आकर सेंगची के गले का लॉकेट मांगता है, जो उसकी माँ ने उसे दिया था और कहा था कि ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। वो लॉकेट किसी ड्रैगन की आंख जैसी थी, जो दिखने में डॉक्टर स्ट्रेंज के लॉकेट से मिलती जुलती है, लेकिन बस कुछ ज्यादा नहीं। और ऐसी ही सेम लॉकेट सेंगची की बहन के पास भी है। सेंगची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक आदमी जब केथी को मार देता है तब
सेंची को आ जाता है गुस्सा और वह बहुत ही स्टाइल में फाइटिंग करते हुए सारे आदमियों को निपटा देता है। कैथी हैरान हो जाती है ये देख के कि उसका फुद्दू सा दोस्त इतना अच्छा फाइटिंग कैसे कर ले रहा है। उस बस में कई सारे लोग होते हैं जिनमें से एक उस फाइटिंग की लाइव स्ट्रीम करने लगता है। तभी एक तलवार वाला बॉडी बिल्डर आता है जिसका नाम रेजर फिस्ट है। सेंची रेजर फिस्ट से जल्दी नहीं निपट पाता और वो आदमी बस के ड्राइवर को ही निपटा देता है। उसके बाद कैथी जाकर बस चलाने लगती है और आपको तो पता ही है कैथी की ड्राइविंग, जिससे सेंची भी डरता है। सेंची की रेजर फिस्ट से काफी अच्छी खासी फाइटिंग होती है और तब तक बाकी के आदमी भी वापस आ चुके होते हैं। वो आदमी सेंची से कहता है कि तू और तेरी बहन बहुत ही पछताओगे। फाइनली बस रुकती है, तब सारे लोग उतरने लगते हैं और सेंची को पता भी नहीं चलता कि वो लोग उसका लॉकेट कब ले गए। कैथी सेंची पर चिल्लाती है कि ये सब क्या है, मुझे आज तक तुमने कुछ बताया क्यों नहीं। सेंची कहता है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना होगा क्योंकि ये गुंडे मेरे डैड ने भेजे थे और अब ये मेरी बहन के पीछे जाएंगे। कैथी जिद करके सेंची के साथ ही उसकी बहन के पास मकाऊ जाती है। सेंची कैथी से अपनी पास्ट के बारे में बताता है कि जब उसकी माँ मर गई उसके बाद उसके डैड ने उसे ट्रेनिंग दी, उसे दिन रात जान लेने का तरीका सिखाया गया, उसे फाइटिंग करने की हर स्किल की ट्रेनिंग दी गई। जब वो 14 साल का था पहली बार उसके डैड ने उसे किसी का मर्डर करने का काम दिया था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाया और ये काम किए बिना वो वापस घर भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया और अमेरिका आ गया। तब से वो वही है और अपने नाम को चेंज करके सॉन से सेंची कर ली। सेंची की बहन का नाम शाइलिंग है। उसने जहाँ का एड्रेस दिया था वो एक फाइटिंग क्लब है और वहाँ शाइलिंग का नाम कोई नहीं जानता। वहाँ जाते ही उस फाइट क्लब का मैनेजर जॉन सेंची को लड़ने के लिए भेज देता है। सेंची लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कैथी के कहने पर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि सेंची की वीडियो वायरल हो गई थी और उस पर बेट लग रहे थे। सेंची से पहले उस अखाड़े में वोंग और अबोमिनेशन फाइट कर रहे थे। वोंग ने अपने मैजिक की हेल्प से अबोमिनेशन को हरा दिया और उसके बाद उसे अपने ही साथ ले गया। सेंची जब अखाड़े में पहुंचता है उसके सामने उसकी बहन शाइलिंग होती है, जो देखते ही बिना कुछ बोले उसकी पिटाई चालू कर देती है। सेंची उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा और मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। डैड ने कुछ गुंडे भेजे हैं हमारे पीछे और वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। उसी मोमेंट पर शाइलिंग याद करती है कि जब सेंची उसे छोड़कर गया था तब कहकर गया था कि 3 दिन में वो वापस आ जाएगा और वो कभी भी वापस नहीं आया। तब वो पलटकर एक किक मारती है और सेंची सीधे जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथी खूब सारे पैसे गिन रही होती है जो उसने शाइलिंग पर बेट लगाकर जीते थे। शाइलिंग उस क्लब की ओनर है। सेंची जब उसे छोड़कर गया था वो उसका इंतजार काफी दिनों तक करती रही, लेकिन जब वो नहीं आया तब एक दिन वो भी घर छोड़कर भाग गई। बस उसी बात का बदला उसने सेंची की धुलाई करके लिया था। सेंची कहता है कि तुमने मुझे पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था। शाइलिंग कहती है कि मैंने नहीं भेजा था। तभी वहाँ उसके डैड के आदमी आ जाते हैं। शाइलिंग उन दोनों को रूम में बंद करके भाग जाती है। दोनों खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैथी वहाँ से गिरने लगती है। सेंची उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ से वो छूट जाती है और नीचे की तरफ गिरती जाती है। तभी बीच में ही शाइलिंग आकर कैथी को बचा लेती है, जिससे पता चलता है कि कैथी बुरी नहीं है, लेकिन सेंची से गुस्सा है, इसलिए वो उन दोनों को छोड़ के भाग रही थी। वो सेंची को कहती है कि अब पता चला जब कोई छोड़ के भाग जाता है तो कैसा लगता है। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर सारे आदमियों को निपटा देते हैं। फिर एंट्री होती है निंजा की। उसे देख के सेंची को याद आता है कि जिंदगी भर उस निंजा ने सेंची को बहुत ही टॉर्चर किया था। उसके डैड हमेशा उससे लड़वाते थे। उन सारी बातों को याद करके सेंची सोचता है कि आज वो इसको खत्म कर देगा और वो निंजा को खत्म करने वाला ही होता है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं जो उसकी बहन का लॉकेट ले लेते हैं। उसके बाद वो सेंची से कहते हैं कि मैंने अपने आदमियों को कहा था कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो सेंची को खत्म नहीं कर पाएंगे और उन्हें खुशी है कि वो सही थे। उसके बाद वो उन तीनों को अपने साथ ले आते हैं। घर पहुंचकर शाइलिंग कैथी को बताती है कि उसके साथ उसके डैड का बिहेव हमेशा रूड रहा है। माँ के जाने के बाद वो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। वो कहते थे कि वो उसकी मॉम की याद दिलाती है। शाइलिंग को हमेशा एक बंधक के जैसे घर में रखा गया, जहाँ एक तरफ सेंची को सारी ट्रेनिंग दी गई। शाइलिंग के पास कोई भी नहीं था, फिर भी उसने कमरे में रहकर ही अपने आप फाइटिंग की स्किल सीखी, क्योंकि वो बेटी तो आखिर में उन्हीं की थी। उसने उनकी फाइटिंग देखकर उनसे बेहतर करना सीखा। शाइलिंग अपनी सारी उम्र अपने डैड की इस एक तरफा बिहेव से दुखी थी। उसे हमेशा सेंची से बराबरी चाहिए थी, नहीं तो कम से कम उसे अपने बाप का अगर प्यार मिला होता तो आज वो ऐसी नहीं होती। शाइलिंग 16 साल की उम्र में ही घर से भाग गई और अब मकाऊ में इलीगल फाइट क्लब को चला रही है और अब वो बहुत ही रिच हो चुकी है। उसने सेंची की तरह कार पार्किंग वाली जॉब नहीं चुनी थी। शाइलिंग यहाँ एक मस्त डायलॉग बोलती है, अगर डैड मुझे अपनी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो मैं खुद अपनी सल्तनत बनाऊंगी।
यहाँ पर आप एटीट्यूड देख रहे हो साइलिंग की, बिल्कुल क्वीन वाला, जैसे ये लड़की पैदा ही हुई है राज करने के लिए। ये पूरा अपने बाप पर गई है और सेंची अपनी माँ पर। जैसे उसकी माँ ने तालो छोड़ दिया, उसी तरह सेंची ने अपने बाप की ऐशोआराम वाली जिंदगी को छोड़ दिया। सेंची के घर आते ही उसकी बचपन की बुरी यादें फिर से ताजा हो जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग के दिन याद करता है। रात को सेंची के डैड कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। सेंची कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वेन वो उन लोगों को बताता है कि कुछ सालों पहले एक आदमी ने उसके नाम का इस्तेमाल करके अमेरिका की सरकार को डरा दिया। वो आदमी मेरा नाम तक नहीं जानता था, इसलिए उसने अपना नाम मैंडरिन रख लिया, जिसका मतलब एक संतरा होता है। आगे उसके डैड बताते हैं कि जब उन्हें दोनों बच्चे छोड़कर चले गए, तब उन्हें उसकी माँ की ज्यादा याद आने लगी और वो हर वक्त उनके गांव के बारे में पढ़ने लगे। और एक दिन उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो सेंची की माँ की थी और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि वो यही थी। उसने कहा था कि उसे तालों में एक पहाड़ी के पीछे कैद करके रखा गया है और अब वो उसकी माँ को छुड़ाने के लिए तालो जाएंगे। सेंची और साइलिंग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि माँ अब जा चुकी है, इसलिए उसके डैड उन दोनों को एक ड्रैगन की मूर्ति के पास ले जाते हैं और वो दोनों लॉकेट को उस ड्रैगन की आंखों में लगा देते हैं। ड्रैगन की मुंह से पानी निकलने लगता है और वहाँ एक पानी वाला मैप बन जाता है जिसमें तालो तक पहुँचने का रास्ता है। 3 दिन बाद 10 रिंग्स के आदमी उसकी माँ को छुड़ाने के लिए तालो जाएंगे। साइलिंग पूछती है अगर तालो के लोगों ने हमें रोका और जाने नहीं दिया तो क्या होगा। इस पर उसके डैड कहते हैं कि हम वहाँ के सारे लोगों को खत्म कर देंगे। सेंची फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि माँ आप जा चुकी हैं, ये सब भ्रम है, आपको इन सब से बाहर निकलना होगा। सेंची के डैड समझ जाते हैं कि ये दोनों उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए वो उन तीनों को फिर से कैद करवा देते हैं। कैद में जाने के बाद सेंची अपनी बहन से कहता है कि हमें डैड से पहले तालो पहुँचना होगा, नहीं तो डैड परिवार की बची हुई निशानियाँ भी खत्म कर देंगे। शाइलिंग कहती है कि परिवार के नाम पे बचा ही क्या है। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो लोग देते हैं कि वहाँ ट्रेवर है जिसने आयरन मैन 3 में मैंडरिन का रोल किया था। वो उन्हें बताता है कि उसके डैड के आदमी उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जिसे देख के वो आदमी उसे यहाँ उठा लाए और अपना प्राइवेट कलाकार बना के रख लिया। तभी उन लोगों को मॉरिस दिखता है जिसके 4 पैर 4 पंख हैं और उसके पंख नियॉन कलर के हैं जो बहुत ही चमकदार हैं, लेकिन उसका मुंह नहीं है। केथी और सेंची उसे देख के चौंक जाते हैं। केथी पूछती है कि इसका मुंह कहाँ है। मॉरिस को ये बात अच्छी नहीं लगती। ट्रेवर कहता है कि उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ट्रेवर खुश होता है कि वो लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि आज तक उसे कोई देख नहीं पाया है और वो जो भाषा बोलता है बस उसे ट्रेवर ही समझ सकता है। मॉरिस तालो में सेंची की माँ के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन सेंची के डैड उसे उठा लाए थे। मॉरिस कहता है कि वो चाहता है कि सेंची उसे घर ले जाए और वो रास्ता जानता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है वहाँ जाना। तभी साइलिंग दीवार तोड़कर निकलती है। उसने भागने का रास्ता खोज लिया था जहाँ से वो पिछली बार भागी थी। उसके बाद सब गैराज में जाते हैं जहाँ से साइलिंग सबसे अच्छी वाली स्पोर्ट्स कार चूज करती है क्योंकि उसे वहाँ से बहुत तेज भागना था। फिर से केथी ही कार चलाती है। सीसीटीवी पे उन्हें उनके डैड के आदमी देख लेते हैं और वो उन्हें रोकने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ का गेट हाथ से स्कैन करने से ही खुलेगा, इसलिए सेंची एक आदमी को पकड़ के उसके हाथ को स्कैन करवा देता है और उसके बाद उसे फेंक के वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग एक भूल भुलैया वाली जंगल के सामने रुके हुए थे। ट्रेवर कहता है कि मॉरिस बहुत ही मिस्टीरियस क्रीचर है और ये जो सोच सकता है हम नहीं जान सकते और उसके ही कहने पर आगे जाना है। जब मॉरिस का इशारा मिलता है तब वो लोग जंगल में घुस जाते हैं और मॉरिस उन्हें डायरेक्शन बताते चला जाता है। केथी बहुत ही तेज कार भगाती है, लेकिन जंगल बहुत ही तेजी से बंद हो रहा होता है। केथी बहुत तेज कार भगाती है, फिर भी आखिर में रास्ता बंद हो जाता है। आखिर में केथी पेड़ों को तोड़कर बाहर निकल जाती है। वो लोग देखते हैं कि आगे एक झरना है जिसके अंदर से ही गांव जाने का रास्ता है। वो झरना भी जादुई है। अंदर जाते ही बहुत सारे मिस्टीरियस क्रीचर दिखते हैं जिसमें आग लगाने वाले पंछी, 7 पूंछों वाली फॉक्स, मॉरिस जैसे और भी क्रीचर और अजीब तरह के घोड़े। सब देखते हुए वो लोग गांव में पहुंचते हैं। गांव के लोगों के पास हाथी जैसे दिखने वाला एक शेर भी होता है। गांव वाले उन्हें देख के कहते हैं कि जहाँ से आए हो वापस वहाँ चले जाओ। सेंची कहता है कि हमारी बात तो सुनिए, लेकिन वो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी सेंची की मौसी आकर उन्हें रोकती है और उस गाँव में उनका स्वागत करती है। सेंची उन्हें बताता है कि उसके डैड आ रहे हैं। सेंची की मौसी उन्हें बताती है कि कई सालों पहले दुनिया पर एक हैवान आया जो इंसानों की आत्मा को निगल जाता और जितना ज्यादा निगलता उतना ही ताकतवर हो जाता। उसे रोकने के लिए तालों के बेहतरीन सिपाही गए, फिर भी उसके सामने टिक नहीं पाए। फिर आई उनकी महारक्षक जो एक फीमेल ड्रैगन है। उसने आत्मा भक्षकों की फौज को पहाड़ों के अंदर एक काले दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। वहाँ के लोगों को इतनी पावर उस दरवाजे की रक्षा करने के लिए ही मिली है और सालों से वो लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जो आज तक हुई नहीं है।
बहुत सारे लोग आए उस दरवाजे को खोलने, लेकिन कोई खोल नहीं पाया। और सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, उन्हें उस दरवाजे के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती थी। जो भी लोग आए वो सब ताकतवर थे और दरवाजे के पीछे का मॉन्स्टर उन्हें कुछ लालच देकर बुलाता है। इस बार वो अंधेरे का भक्षक 10 रिंग्स को बुला रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पावर से वो आजाद हो सकता है। यहाँ मुझे लगता है कि सालों पहले जब वेनवू तालो गाँव में आया था, तब भी उसे उस अंधेरे के भक्षक ने ही बुलाया था। तब वो उसे ज्यादा पावर पाने की लालच दिखा रहा था और उस टाइम पर सेंची की माँ ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्हें रोक पाए। केथी को एक औरत तीर चलाने की प्रैक्टिस के लिए भेज देती है। उसके बाद सेंची की मौसी उन्हें 2 कॉस्ट्यूम देती है जो उनकी माँ ने उन्हें देने के लिए कहा था। उसकी मौसी कहती है कि तुम हमारी परिवार का हिस्सा हो। तब साइलिंग को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके बाद साइलिंग की मौसी उसे कहती है कि यहाँ सब लोग बराबर हैं। वो उसे एक हथियार देती है जिससे वो भी अपनी लड़ाई की प्रैक्टिस करती है। सेंची अपनी मौसी से कहता है कि मुझे बताओ मेरी माँ कैसे मेरे डैड को हरा पाई। फिर उसे वो बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स सिखाती है और कहती है कि तुम्हें खुद की पहचान होनी होगी। तुम्हारे माँ को खुद की पहचान थी। दूसरी तरफ सेंची के डैड भी तैयारी में लगे होते हैं। उन्हें बार बार उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो लम्हा आएगा जब वो सेंची की माँ से मिलेंगे। और दूसरी तरफ सेंची भी अपने बचपन की दर्दनाक यादों से फिर से लड़ रहा होता है, जब उसकी माँ और वो साथ थे। उसकी माँ उसे फाइटिंग की टेक्निक सिखा रही थी। तभी वहाँ कुछ आदमी आए जिनकी दुश्मनी सेंची के डैड से थी। वो वहाँ उस दुश्मनी का बदला लेने आए थे। सेंची की माँ कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे पति से है और तुम उन्हीं से निपटो। वो लोग कहते हैं कि हम बच्चों को जाने दे सकते हैं, लेकिन किसी को तो कीमत चुकानी होगी। उसके बाद सेंची की माँ उन्हें अंदर भेज देती है और सेंची अंदर जाके ही अपने माँ को लड़ते हुए देखता है, जिसे देख के वो बहुत ही खौफजदा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंची अपनी माँ की लाश के पास रो रहा है और उसके आसपास लाशों की ढेर पड़ी हुई है। सब कुछ तबाह हो चुका है। इसका मतलब सेंची की माँ ने अब भी उन्हें खतरनाक टक्कर दी थी, जबकि उनके पास शक्तियाँ नहीं थी और वो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। सब कुछ हो जाने के बाद उनके डैड वहाँ आते हैं, जो उसकी माँ की लाश को देख के इतने शॉक होते हैं कि कुछ भी बोल भी नहीं पाते और चुपचाप सेंची को देखते रहते हैं। सच में ये मोमेंट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। सेंची के डैड कहते हैं कि अगर मैंने रिंग्स ना उतारी होती तो ये लोग यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, और वो अपने बेटे के साथ रिंग्स को पहनकर निकल जाते हैं बदला लेने। वहाँ जाकर सेंची, जो एक बच्चा था, उसकी आंखों के सामने ही बिना सोचे समझे कई सारे आदमियों को मार डालते हैं। लेकिन अब भी उन लोगों का बॉस बाकी है जिसका बदला सेंची को लेना है। सेंची के डैड उसे कहते हैं कि खून का बदला खून से चुकाया जाएगा। उसके बाद 7 सालों तक सेंची की ट्रेनिंग चलती है। जब वो 14 साल का हो जाता है तब उसके डैड उसे उसके माँ के कातिल को मारने का काम देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जब वापस लौटोगे 10 रिंग्स के सामने फिर से दुनिया झुक जाएगी। तभी वहाँ केथी आ जाती है, जिसे वो बताता है कि उसने झूठ बोला था कि उसने अपने डैड का काम नहीं किया था। इसका मतलब उसने अपने माँ के सारे कातिलों को मार दिया था और इस बात के लिए उसे पछतावा है, क्योंकि अगर उसकी माँ होती तो उससे नफरत करती। उसे कातिल नहीं बनना था और ये एक सुपर हीरो की निशानी होती है कि वो कातिल नहीं होते। केथी कहती है कि नहीं, तुम बहुत छोटे थे, उस वक्त इंसान को उतनी समझ नहीं होती, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो। सेंची कहता है कि अब वो जितना बुरा कर सकते थे कर चुके, लेकिन अब वो अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें खत्म भी कर सकता है, यानी वो अपने बाप को जान से मार देगा। लेकिन सुपर हीरोज ऐसा नहीं करते। सारे गांव वाले लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। केथी भी अपना एरो लेकर तैयार होती है, लेकिन उसके उस्ताद उसे कहते हैं कि तुम अभी तैयार नहीं हो और तुम यही रहो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंची के डैड अपनी पूरी पलटन लेकर वहाँ आ चुके हैं। सारे गाँव वाले फिर से रास्ता रोक कर खड़े हैं। सेंची के डैड उसे कहते हैं कि तुम उन्हीं की हेल्प कर रहे हो जिसने तुम्हारी माँ को कैद कर रखा है। सेंची की मौसी कहती हैं कि वो अंधेरे के भक्षक हैं जो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं अपनी बहन को तुमसे ज्यादा प्यार करती थी, भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। सेंची के डैड कहते हैं कि तो तुम लोगों ने उसे गांव से फिर क्यों निकाल दिया। उस पर एक आदमी कहता है कि उसे नहीं, हमने तुम्हें निकाला था। सेंची के डैड अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि राख कर दो गाँव को। बस फिर दोनों टीम में स्टार्ट होती है घमासान लड़ाई। दोनों ही टीम एक से बढ़कर एक थे। सेंची के डैड को कोई रोक नहीं पाता। इसे देख के सेंची अपना रास्ता साफ करते हुए अपने डैड के पीछे निकल जाता है। रास्ते में उसे कई आदमी
आदमी रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि निंजा और रेजर फिस्ट, जिसे उसकी मौसी और बहन मिलकर रोक लेते हैं और सेंची को कहते हैं कि जाओ रोको उन्हें। सब जानते हैं कि बस सेंची में ही उन्हें रोकने की पोटेंशियल है। सेंची के डैड कहते हैं कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे क्योंकि तुम डरपोक हो और तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों के सामने मरती रही और तुमने कुछ भी नहीं किया, बस एक डरपोक की तरह देखते रहे। सेंची कहता है कि माँ के जाने के बाद हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने हमें नहीं 10 रिंग्स को चुना। और आपको क्या लगता है अगर आज माँ आ भी गई तो आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेगी। ये बात सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर वो जोरदार वार करते हैं, जिससे सेंची जाकर पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद सेंची के डैड जाकर दरवाजा तोड़ने लगते हैं, जो एक बड़े से ढाल की तरह दिखता है। वो दरवाजा थोड़ा सा जब ब्रेक होता है, उसमें से उड़ने वाले मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। ये देख के साइलिंग कहती है कि उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो सब मारे जाएंगे। रेजर फिस्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? हमको जानती नहीं, हम 10 रिंग्स हैं। तभी एक मॉन्स्टर आकर उस निंजा की आत्मा निकल जाता है। रेजर फिस्ट कहता है कि हमें मिलकर लड़ना होगा। उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। उसके बाद सब तैयार होते हैं उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। इस बार केथी भी आ जाती है, जिसे देख के उसे गुरु कहते हैं कि मरना मत, क्योंकि जब वो अंधेरे के भक्षक आएंगे तो गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। केथी और साइलिंग देखते हैं कि सेंची कहीं भी नहीं दिख रहा। सब लोग पानी की तरफ इकट्ठा होते हैं और वहीं पर सेंची पानी के अंदर डूब रहा था। सेंची के डैड पंच मार मार के दरवाजे को तोड़ते जा रहे थे और उनको सेंची की मॉम की आवाज और तेज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो उन मॉन्स्टर को देख के भी नहीं रुक रहे थे। सेंची को पानी में फिर से उसके माँ के सपने आते हैं। वो कहती है कि तुम मेरी और अपने डैड की अच्छाइयों से बने हो और तुम्हारे ऊपर ड्रैगन का आशीर्वाद है। उसके बाद एक ड्रैगन पानी की गहराइयों से निकलती है और सेंची को उठाकर ऊपर ले जाती है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर की झुंड गांव की तरफ बढ़ रही होती है। ड्रैगन निकलते ही मॉन्स्टर की झुंड को खत्म करने लगती है। सेंची ड्रैगन के ऊपर ही होता है, जिसे देख के उसकी मौसी कहती है कि तुम्हें अपने पिता को रोकना ही होगा। सेंची फिर से अपने डैड को समझाता है कि मॉम वहाँ नहीं है, लेकिन उसके डैड माने तब ना। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इस बार सेंची बिल्कुल अपनी माँ की तरह लड़ता है। जिस तरह की फाइट हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, बिल्कुल सेंची उसी तरह लड़ता है। सेंची के डैड उसके ऊपर पहले 5 रिंग से अटैक करते हैं। सेंची उनके 5 रिंग्स को कंट्रोल कर लेता है, जिसे देख के सेंची के डैड को उसकी माँ की याद आ जाती है और वो देखते हैं कि सेंची तो उनके 10 रिंग्स को भी कंट्रोल करने की पावर रखता है और अभी भी वो बिल्कुल शांत है अपनी माँ की तरह। ये लास्ट स्टेप था जब सेंची अपनी माँ की तरह 10 रिंग्स को कंट्रोल कर चुका है। तब उसकी माँ ने 10 रिंग्स के पावर से सेंची के डैड को उठाकर कीचड़ में फेंक दिया था, लेकिन सेंची इस बार रिंग को ही फेंकता है क्योंकि उसे अपने डैड को नहीं मानना होता है और अपने डैड को फिर से समझाता है कि हमें आपकी जरूरत है। उसके डैड कुछ समझे उससे पहले ही फिर से उन्हें आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि अंधेरे का भक्षक बाहर निकल गया और वो निकलते ही पहला शिकार 10 रिंग्स के मालिक को ही बनाता है। सेंची कुछ नहीं कर पाता। पलक झपकते ही वो उसके डैड की आत्मा को निगलने लगता है। सेंची के डैड उसे बड़ी पछतावे भरी नजर से देखते हैं। तब उन्हें अपनी गलती का रियलाइज होता है। उनका बेटा जिंदगी भर उनके प्यार के लिए तरसता रहा और उन्हें कभी भी इसका एहसास नहीं हो सका, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधार नहीं सकते, इसलिए अपने 10 रिंग्स का मालिक सेंची को बना देते हैं। 10 रिंग्स कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई भी पहन सके। मुझे लगता है कि इसे उसके मालिक के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है, इसलिए जो उसे पहनता है ये घूम फिर के उसके हाथों में आ जाती है। शाइलिंग ड्रैगन पे सवार होकर आती है और सेंची को वापस गाँव में ले जाती है, जहाँ पहले से वो मॉन्स्टर पहुँच चुका था। अंधेरे के मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख सब गांव वाले डर जाते हैं। तभी ड्रैगन आकर उन्हें बचा लेता है। अंधेरे के भक्षक की सेना बहुत सारे लोगों की आत्माओं को उसके मुंह में डालने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने लगता है। केथी के उस्ताद उसे कहते हैं कि अगर उसे ड्रैगन की आंख मिल गई तो उसे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। वो केथी को कहते हैं कि उसके गले पर निशाना लगाओ, क्योंकि सारी आत्माएं वही थी। तभी एक मॉन्स्टर आकर उस्ताद को एक झटके में ही खत्म कर देता है। ये देख के केथी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। शाइलिंग को अंधेरे का भक्षक पकड़ लेता है और दूसरी तरफ सेंची ने उसे पकड़ रखा होता है। शाइलिंग सेंची से कहती है कि मुझे छोड़ दो। सेंची कहता है कि नहीं, दोबारा नहीं छोड़ सकता। तभी केथी अपनी जिंदगी का सबसे शानदार और पहला निशाना लगाती है, वो भी डायरेक्ट जाकर आत्मा भक्षक के गले पर लगती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और शाइलिंग को छोड़ देता है। ड्रैगन और उस अंधेरे के भक्षक में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन सेंची को पता है कि वो उसे खत्म नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपने 10 रिंग्स का यूज करके मॉन्स्टर को मार देता है। यहाँ वो अपने मॉम डैड दोनों के स्किल्स को यूज करता है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सका, नहीं तो वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था। मॉन्स्टर के मरने के बाद साइलिंग और सेंची चैन की सांस लेते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि गाँव में लाशों की ढेर लग चुकी है। सब कुछ हो जाने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं बचे हुए लोग मरे हुए लोगों की आत्माओं की शांति के लिए नदी में उनके नाम
नाम का दिया जलाते हैं और उनकी आत्माओं की विदाई करते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है वहाँ पर जब अमेरिका में कीथी और सेंगची अपने दोस्तों को अपनी लड़ाई के बारे में बता रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि वो मॉन्स्टर ड्रैगन की आत्मा निगलना चाहता था और अगर वो ड्रैगन की आत्मा निगल जाता तो समझो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता। ये सब उनके दोस्त को मजाक लगता है और वो हंसने लगती है, कहती है कि मैं ही मिली थी उल्लू बनाने के लिए, उसको तो यकीन ही नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ वोंग आ जाता है और एक शॉट मारने के बाद सेंगची से पूछता है कि 10 रिंग्स तुम्हारे पास ही है। सेंगची और कीथी को अपने साथ ले जाता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि कीथी का कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है शायद, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर आता है मिड क्रेडिट सीन जिसमें हम देखते हैं सेंगची और कीथी को वोंग अपने साथ ले गया और डॉक्टर ब्रूस बैनर भी प्रोजेक्टर वाले वीडियो कॉल से ऑनलाइन है जैसे कि एंड गेम में थे, जो सेंगची को बताते हैं कि तुम्हारे इयररिंग्स स्पेस में कोई सिग्नल भेज रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो सिग्नल कहाँ जा रहे हैं और उसका मतलब क्या है। यहाँ ब्रूस बैनर थोड़े ओल्ड लगते हैं, इसका मतलब है ये कहानी फ्यूचर में टेक प्लेस करती है। कैप्टन मार्वल हमेशा की तरह बिजी है, इसलिए उन्हें कहती है कि ब्रूस के पास मेरा नंबर है, जब तुम्हें कांटेक्ट करना होगा तो इनसे ले लेना, और वहाँ से चली जाती है। ब्रूस कहता है कि मेरे पास इसका नंबर नहीं है, इसका मतलब जब सारा कांड हो जाएगा तब कैप्टन मार्वल पीछे से आएगी और कहेगी मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं। उसके बाद ब्रूस कहते हैं कि वेलकम टू सर्कस और वहाँ से वो भी निकल लेते हैं। वोंग कहता है कि तुम लोग जाओ, अब थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम काम पर लगेंगे। सेंगची कहता है कि हम आराम करेंगे या पार्टी। उसके बाद तीनों जाकर पार्टी करते हैं, केराओके सॉन्ग गाते हैं। यहाँ पर वोंग ने सोचा होगा कि थोड़ी सी पार्टी कर ली जाए, हो सकता है अब चांस मिले या ना मिले। उसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें 10 रिंग्स को शाइलिंग चला रही है और उसने उसमें लड़कियों को भी एंट्री दी है, जैसे तालों में सब बराबर मिलकर लड़ते थे, लेकिन जब उसके डैड थे तब बस आदमी ही लड़ा करते थे। इसे देख के लगता है कि ये अपने डैड पर गई है पूरी तरह से। अच्छा हुआ कि सेंगची अपनी मॉम की जैसा है, अब वो उस 10 रिंग्स की हेल्प से लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, जैसा कि मूवी के स्टार्ट में बताया गया था, क्योंकि एंड में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि 10 रिंग्स विल रिटर्न्स, लेकिन कैसे कब कहाँ किस मूवी या सीरीज में दिखेगा इसका कोई पता नहीं है। और मूवी यहीं पर फाइनली खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी